हेलो। हेलो। हाँ सर, आपका आवाज आ रहा है। ठीक है, लास्ट टॉपिक बताना जो लास्ट क्लास में पढ़ाए थे। सर मेरा एग्जाम चल रहा था, मैं नहीं आया था लास्ट क्लास में। किसी ने तो करा होगा, इसने ये जो सेकंड ये इसका। पूछ लीजिए एक बार। सर सुपरफिशियल एक्सपेंशन पढ़ रहे थे आप। अच्छा, एक्सपेंशन थर्मल। सुपरफिशियल एक्सपेंशन का इक्वेशन लिखा दिए थे। नहीं सर। चलो, लिखना है इसमें फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया is directly proportional to change in temperature. Fractional change in area is directly proportional to change in temperature. तो एक प्लेट है जिसका एरिया A1 है, टेम्परेचर T1 पे रखा हुआ है। जब इस टेम्परेचर को चेंज करेंगे, इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। जब T2 कर रहे हैं तो एरिया A2 हो जा रहा है। तो कह रहा है जो फ्रैक्शनल चेंज होगा, फ्रैक्शनल चेंज मतलब डेल्टा A बाई A1, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T। ठीक है, डेल्टा ए की जगह पुट कर सकते हो A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई A1। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे, कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज बीटा हियर। और डेल्टा टी की जगह क्या लिखोगे, T2 माइनस T1। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, A2 माइनस A1 कैन बी रिटन एज A1 बीटा T2 माइनस T1। A2 सिंप्लीफिकेशन के बाद आएगा A1 कॉमा, कॉमन कर सकते हैं इसको 1 प्लस बीटा T2 माइनस T1। क्या हो गया, एरिया 1 जो है ये टेम्परेचर T1 पे है, एरिया 2 टेम्परेचर T2 पे, दोनों का रिलेशन यहाँ से आएगा। एरिया 2 इज इक्वल टू A1 इंटू 1 प्लस बीटा T2 माइनस T1। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे एरिया इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे एरिया डिक्रीज होगा। यहाँ जो बीटा है इसको बोलते हैं, बीटा इज कॉल्ड थर्मल कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और इसका जो यूनिट होता है वो डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स। सेम जो अल्फा का यूनिट था वही इसका भी यूनिट होगा। और सुपरफिशियल एक्सपेंशन जनरली हम 2D ऑब्जेक्ट्स में देखते हैं, जैसे कोई भी प्लेट हो गया, रेक्टेंगुलर प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट, स्क्वायर प्लेट या फिर सर्कुलर प्लेट, उसके लिए एरिया का चेंज आएगा। और 3D ऑब्जेक्ट्स होगा, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड,
उसके लिए जो हम चेंज देखते हैं वो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन में लिखना फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम fractional change in volume is directly proportional to change in temperature। सेम डेफिनेशन है तीनों जगह पे। लीनियर एक्सपेंशन में फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ देखते थे, सुपरफिशियल एक्सपेंशन में फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया देखते थे, और अगर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है या वॉल्यूम एक्सपेंशन है तो उसमें फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम देखेंगे। जैसे यहाँ क्यूब है, इस क्यूब का कुछ वॉल्यूम होगा टेम्परेचर T1 पे। टेम्परेचर अगर चेंज करोगे या तो इंक्रीज कर सकते हो या तो डिक्रीज कर सकते हो, तो वॉल्यूम चेंज होगा। मान लो हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो एक नया वॉल्यूम मिलेगा V2 टेम्परेचर T2 पे। तो इन दोनों का रिलेशन हमें देखना है कि V1 V2 से कैसे रिलेट करेंगे। अगेन यहाँ डेफिनेशन दिया हुआ, कहने का मतलब है डेल्टा V बाई V1 इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। अगेन डेल्टा V को लिख सकते हो V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई कांस्टेंट लाओगे, कांस्टेंट यहाँ पे होता है गामा T2 माइनस T1। अगेन इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा V2 डेट विल बी इक्वल टू V1 1 प्लस गामा T2 माइनस T1। इक्वेशन ऑलमोस्ट तीनों में सेम होते हैं, बस लेंथ, एरिया और वॉल्यूम से रिप्लेस हो जाते हैं। अगर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है वॉल्यूम आएगा, अगर एरिया एक्सपेंशन रहता सुपरफिशियल एक्सपेंशन या एरियल एक्सपेंशन तो इधर A2 A1, और अगर लीनियर एक्सपेंशन होता तो इधर L2 L1। और यह जो कांस्टेंट है गामा उसको बोलते हैं थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। प्रॉब्लम करते हैं, लिखना आयरन रॉड of length 1 meter, iron rod of length 1 meter is heated from 25 degrees Celsius to
125 degree Celsius. Iron rod of length 1 meter is heated from 25 degree Celsius to 125 degree Celsius. Then find change in length due to heating if thermal coefficient of linear expansion for iron is 10 raised to power minus 6 Kelvin inverse. होगा? यस सर कर रहे हैं। क्या? सर चेंज इन लेंथ 10 raised to the power -4 मीटर। -4 ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? एल टी इक्वल्स टू L1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, इसी को यूज करेंगे। ठीक है, हमसे पूछ कह रहा है चेंज इन लेंथ पूछ रहा है, तो चेंज इन लेंथ L2 इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो L1 प्लस अल्फा L1 T2 माइनस T1, और L2 माइनस L1 हमें कैलकुलेट करना है, तो बचेगा क्या? अल्फा L1 T2 माइनस T1। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है हमें डेल्टा एल। तो डेल्टा एल कितना हो जाएगा? अल्फा, अल्फा की वैल्यू दी हुई है क्या? 10 रेज़ टू पावर माइनस 6। लेंथ दिया हुआ था, लेंथ कितना है? 1 मीटर है, तो 1 डेल्टा टी, डेल्टा टी में T2 जो है वो 125 डिग्री सेल्सियस माइनस 25 डिग्री सेल्सियस, तो इधर आएगा 100 माइनस 6 इंटू, सिंप्लीफाई करोगे इसको तो हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 मीटर। अगर टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करोगे तो जो 1 मीटर रॉड है आयरन का, उसमें जो चेंज होगा दैट विल बी 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 मीटर। ठीक है, या अगर इसको mm में चेंज करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 0.1 mm आएगा। नेक्स्ट लिखेंगे रिलेशन बिटवीन अल्फा
बीटा एंड गामा फॉर अ गिवन बॉडी। अल्फा बीटा और गामा में क्या रिलेशन होता है ये देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अल्फा एंड बीटा का रिलेशन। डायग्राम बनाना। एक स्क्वायर प्लेट है, टेम्परेचर T1 पे, लेंथ L1, विड्थ B1। टेम्परेचर T2 पे, लेंथ L2, विड्थ B2। अगर अलोंग द लेंथ देखते हो, अलोंग द लेंथ पहले L1 था, अभी कितना हो गया, L2 हो गया। तो अलोंग द लेंथ देखोगे तो L1 L2 का रिलेशन कैसे आएगा, L2 इक्वल्स टू L1 1 प्लस अल्फा 1 T2 माइनस T1। इस लेंथ के अलोंग देख रहे हो, ठीक है ना, ये लेंथ चेंज हो रहा है, L2 हो रहा है, L1 से L2 हो रहा है। तो L1 L2 का रिलेशन कैसे आएगा, L2 इक्वल्स टू L1 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 T2 माइनस T1, ठीक है ना। अल्फा 1 जो थर्मल कोफिशिएंट है वो लीनियर है, लीनियर के लिए, क्योंकि लेंथ में चेंज देख रहे हैं ना, तो अल्फा लीनियर के लिए आता है। 1 ले रहे हैं अलोंग द लेंथ। ऐसे ही अलोंग द विड्थ देखोगे, विड्थ के लिए क्या लिख सकते हो, B1 B2 में चेंज हो रहा है, B1 किस में चेंज हो रहा है, B2 में चेंज हो रहा है। तो B2 कैन बी रिटन एज B1 1 प्लस अल्फा 2 T2 माइनस T1, क्योंकि टेम्परेचर चेंज सेम है, लिख सकते हैं ऐसे। या जो अल्फा 1 है ये है लीनियर कोफिशिएंट along the length, और अल्फा 2 जो है यह लीनियर कोफिशिएंट along the width। L1 L2 का चेंज देख रहे हैं, उसके लिए अल्फा 1 ले रहे हैं, B1 B2 का चेंज देख रहे हैं, उसके लिए अल्फा 2 ले रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में यहाँ जब देखोगे ना, L1 B2, L1 और B1 चेंज होगा L2 B2 में, तो एरिया भी चेंज होगा। जैसे इसका एरिया A1 विल बी L1 B1, इसका एरिया कितना होगा A2, दैट विल बी इक्वल टू L2 इंटू B2। अगर रेक्टेंगुलर प्लेट है तो उसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये लेंथ इंटू बी, अगेन लेंथ इंटू बी। और हमें पता है कि फ्रॉम सुपरफिशियल एक्सपेंशन हम क्या लिख सकते हैं, एंड फ्रॉम सुपरफिशियल एक्सपेंशन A2 इज इक्वल टू A1 1 प्लस बीटा T2 माइनस। अब A1 की जगह क्या रखेंगे, ये वाली वैल्यू, A2 की जगह ये वाली वैल्यू, कितना हो जाएगा L2 B2 इज इक्वल टू L1 B1 1 प्लस बीटा T2 माइनस T1।
अब हमें जो रिलेशन निकालना है वो बीटा और अल्फा का निकालना है, तो बाकी सारे जो लेंथ है या विड्थ है ये कैंसिल आउट होना चाहिए। तो ये इक्वेशन 1 2 और ये हमारा इक्वेशन नंबर, ये तीनों के हेल्प से हम अल्फा और बीटा का रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। फॉर इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 से L2 उठा करके आप पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ L1, और 2 से B2 यहाँ उठा करके पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ B1। तो L2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा L1 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 T2 माइनस T1, और अगर B2 पुट करोगे तो ये होगा B1 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 T2 माइनस T1, किसके बराबर? L1 B1 1 प्लस T2 माइनस T। अब इधर से लेंथ गायब हो जाएगा, इधर से L1 गायब हो जाएगा, इधर से B1 और इधर से B1 गायब हो गया। देखो क्या बच रहा है इधर, ये वाला टर्म 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, इधर 1 प्लस अल्फा 2 T2 माइनस T1, इधर बचा 1 प्लस बीटा T2 माइनस T1। तो एक काम करते हैं ना, ये T2 माइनस T1 को डेल्टा T लिख रहे हैं, थोड़ा सा वो बार बार नहीं लिखना पड़ेगा उसको। देखो इसको लिख सकते हो 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा T, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा T से, ये बराबर किसके है 1 प्लस बीटा डेल्टा T। बस मल्टीप्लिकेशन करना, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा T प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा T स्क्वायर 1 प्लस बीटा डेल्टा T। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये सिंप्लीफाई होकर के इस फॉर्म में आएगा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा T प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 इंटू डेल्टा T स्क्वायर। देखो ये जो टर्म है ना अल्फा 1 इंटू अल्फा 2, ये होता क्या है कि जैसे अभी मैंने एक जो सवाल करवाया उसमें अल्फा की वैल्यू मैंने दिया था 10⁻⁻⁶, बहुत ही छोटा था। वैसे ही अगर इसमें अल्फा 1 अगर इतना है और अल्फा 2 समथिंग इतना है 2 इंटू 10⁻⁻⁶, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आएगा 10⁻⁻12, जो कि बहुत ही छोटा क्वांटिटी है। तो ये जो टर्म है ना इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही छोटा क्वांटिटी आता है अल्फा 1 इंटू अल्फा 2, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो नेग्लेक्ट करोगे तो बचेगा क्या 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा T इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा डेल्टा T। ठीक है, अब यहाँ से 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा T इज इक्वल टू बीटा डेल्टा T। अगेन डेल्टा T कैंसिल आउट हो जाएगा, बीटा यहाँ से क्या आएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, जहाँ अल्फा 1 लेंथ के अलोंग है, अल्फा 2 विड्थ के अलोंग है, लीनियर कोफिशिएंट। और इसका एक स्पेशल केस होता है, नोट में लिखेंगे, स्पेशल केस है व्हेन अल्फा 1 इज इक्वल टू
अल्फा 2 इक्वल्स टू अल्फा 1 और अल्फा 2 बराबर हो जाए। जैसे कोई ऐसा प्लेट है जिसका विड्थ के अलोंग लीनियर एक्सपेंशन और लेंथ के अलोंग लीनियर एक्सपेंशन अगर सेम है, ठीक है, तो उसका जो थर्मल कोफिशिएंट होगा अलोंग द विड्थ और अलोंग द लेंथ दैट विल बी सेम। इसलिए अल्फा 1 इक्वल्स टू अल्फा 2 इक्वल्स टू अल्फा, यहाँ से बीटा आएगा, सो बीटा विल बी इक्वल टू 2 अल्फा। जब सवाल में ऐसा दिया रहेगा ना तभी इसको यूज करेंगे, और नहीं तो फिर इधर से सॉल्व करेंगे। हो गया, तो यहाँ से अल्फा और बीटा का रिलेशन आ गया। नेक्स्ट हमारा काम है अल्फा और गामा का रिलेशन लिखो। अल्फा और गामा का रिलेशन निकालने के लिए हमें क्यूबॉइड की जरूरत पड़ेगी। जिसका इनिशियली लेंथ L1, विड्थ जो है वो है B1 और हाइट जो है वो है H1। टेम्परेचर T1 है। और अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चेंज होगा। मान लो टेम्परेचर T2 पे है, लेंथ L2 हो गया, विड्थ जो है वो B2 हो गया और हाइट H2 हो गया। तो यहाँ पे तीन डायरेक्शन है, लेंथ है, विड्थ है और हाइट है। तो लीनियर एक्सपेंशन तीन डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। लेंथ के अलोंग भी होगा, विड्थ के अलोंग भी होगा और हाइट के अलोंग होगा। जैसे पिछले वाले केस में एरिया था तो एरिया में बस दो डायरेक्शन होते हैं, प्लेनर फिगर था वहां पे। यहाँ पे 3D फिगर है तो तीन डायरेक्शन में एक्सपेंशन होगा लीनियर। और एक्सपेंशन अलोंग लेंथ, लेंथ के अलोंग एक्सपेंशन के लिए अगर फॉर्मूला लिखो क्या होगा, L2 इक्वल्स टू L1 1 प्लस अल्फा 1 T2 माइनस T1। ये एक इक्वेशन लिख सकते हो जहाँ अल्फा 1 क्या है, लीनियर एक्सपेंशन अलोंग लेंथ, और फॉर एक्सपेंशन विड्थ, विड्थ के अलोंग जो एक्सपेंशन होगा B1 B2 में चेंज हो रहा है, तो B2 कैन बी रिटन एज B1 1 प्लस अल्फा 2 T2 माइनस T1, जहाँ अल्फा 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अलोंग विड्थ, और सिमिलरली फॉर एक्सपेंशन अलोंग हाइट हाइट का अलोंग जो एक्सपेंशन होगा उसके लिए लिख सकते हो H2 इज इक्वल टू, H2 किसके बराबर होगा, H1 1 प्लस अल्फा 3 T2 माइनस T1।
और अगेन यहाँ पे अल्फा 3 जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अलोंग हाइट। लेंथ में कुछ इस तरीके का चेंज, ये विड्थ में चेंज और ये हाइट में चेंज, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से पूरा वॉल्यूम चेंज होगा। तो अगर वॉल्यूम में चेंज देखोगे, हम वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन से क्या आएगा, V2 इज इक्वल टू V1 1 प्लस गामा T2 माइनस T1। ये तुम्हारा इक्वेशन 1, ये 2, ये 3। अब V1 की जगह लिख सकते हो L1 इंटू B1 इंटू H1, और V2 की जगह लिखोगे L2 B2 H2, इधर लिखोगे L1 B1 H1 1 प्लस गामा T2 माइनस T1। ये इक्वेशन नंबर 4। अब इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करोगे फ्रॉम इक्वेशन, जैसे पहले केस में कर रहे थे। इसके पिछले वाले में क्या कर रहा था, L1 L2 हमने निकाला था, दोनों का रिलेशन पुट करा था इधर, और सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल इक्वेशन आया था जो बता रहा था कि बीटा और अल्फा में क्या रिलेशन होगा। तो सेम तरीके से अगर इक्वेशन 1 2 3 को उठा करके इक्वेशन 4 में रखोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो रिजल्ट जो आएगा, हम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, गामा विल बी इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। ठीक है, करना क्या था, L2 को यहाँ पुट करेंगे, B1 को, सॉरी B2 को यहाँ पुट करेंगे, H2 को यहाँ पुट करेंगे इधर, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, फाइनली कट के गामा की जो वैल्यू है डेट विल कम एज गामा इक्वल्स टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। और इसमें भी ये स्पेशल केस है, अगर तीनों डायरेक्शन में अल्फा की वैल्यू सेम हो गई, तीनों डायरेक्शन मतलब अलोंग द लेंथ, अलोंग द विड्थ एंड अलोंग द हाइट, अल्फा की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो यहाँ से रिलेशन आएगा, नोट में लिखिए, if alpha 1 equals to alpha 2 equals to alpha 3 equals to alpha, then gamma will be equal to 3 alpha। हो गया। चलो, तो इसी के साथ थर्मल एक्सपेंशन भी खत्म हो गया। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है थर्मोडायनेमिक्स। अभी केटीजी नहीं पढ़ा है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा है। No, sir. ठीक है, पहले थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। तो हेडिंग लिखो, थर्मोडायनेमिक्स।
लिखना, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, या इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस लिख दो, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस in which it is a branch of science in which we deals with in which we deals with energy interaction, we deals with energy interaction between system and surrounding, we deals with energy interaction between system and surrounding, and its impact and its impact and its impact on the properties of the system, and its impact on the properties of the system. ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ड आया, सिस्टम एंड सराउंडिंग। पहले सिस्टम और का मतलब समझेंगे, फिर सराउंडिंग का मतलब समझेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है सिस्टम। लिखना, एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन, एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन, एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन और a region in space, or a region in space, or a region in space over which our attention is focused, over which our attention is focused, over which our attention is focused, is called system, is called system। समझते हैं इसका मतलब क्या? देखो, जैसे एक रूम है, ये जो रूम है ना, अगर इसका रीडिंग हम लेना चाहते हैं, जैसे रूम की प्रॉपर्टीज क्या है? रूम में एटमॉस्फेरिक गैस फिल करा होगा, ठीक है ना? तो ये जो रूम के अंदर जो एटमॉस्फेरिक गैस है, इसका कुछ टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, रूम का कुछ अपना वॉल्यूम है, ठीक। तो ये जो रूम है ना, ये बाहर जितनी भी चीजें हैं उससे इंटरैक्ट कर सकता है। इंटरैक्शन दो तरीके से हो सकता है, एक मास इंटरैक्शन और एक एनर्जी इंटरैक्शन। एनर्जी इंटरैक्शन में हीट वर्क फ्लो होता है मीडियम ये सराउंडिंग से सिस्टम में। तो जिसपे हम फोकस करके रखते हैं, जैसे एक ग्लास है, ग्लास में वाटर रखा हुआ है, तो हम वाटर की प्रॉपर्टी रीड कर रहे हैं ना, तो ये वाटर जो ग्लास में रखा हुआ है, ये हमारा सिस्टम हो गया, ठीक है। सिमिलरली जैसे ये रूम था, अगर रूम का हम रीडिंग ले रहे हैं, रूम पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो दिस रूम विल बी आवर सिस्टम। सिमिलरली एटमॉस्फेयर है ये तुम्हारा, इस एटमॉस्फेयर से हाइट h ऊपर जाकर के हम किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम या दिस पर्टिकुलर रीजन भी आवर सिस्टम, ठीक है ना। सिस्टम वो चीज है जहां पे हमारा अट्रैक्शन फोकस होता है, जिसकी वो उसमें जो चेंजेज आ रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज में जो चेंजेज आ रहे हैं, उसको हम नोट डाउन करते हैं, ठीक है। और सराउंडिंग क्या होता है? सराउंडिंग होता है एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम, एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। जैसे ये ग्लास था, इसमें वाटर रखा था, तो अगर वाटर को, ये जो वाटर है, इसको सिस्टम ले रहे हो, इस पे रीडिंग ले रहे हो, इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, इसके चेंजेस देख रहे हो प्रॉपर्टीज के, तो बाकी इस ग्लास को छोड़ करके, इस वाटर को छोड़ करके जितनी भी चीजें होंगी इसके आसपास में, उस सबको सराउंडिंग बोलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखना, सराउंडिंग। सराउंडिंग में लिखना, एवरीथिंग everything external to the given system, everything external to a given system is called surrounding। सिस्टम को छोड़ के जितनी भी चीजें होती है उसको सराउंडिंग बोलते हैं, ठीक है।
अब सिस्टम और सराउंडिंग को डिस्टिंग्विश करने के लिए एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है, सिस्टम कहाँ तक है और सराउंडिंग कहाँ से शुरू होगा। ठीक है ना, जैसे ग्लास था, इसमें वाटर रखा हुआ, तो अगर इस ग्लास को, इस वाटर को सिस्टम ले रहे हो, तो जो भी ग्लास के बाहर का जो चीज है उसको सराउंडिंग लेंगे। तो सराउंडिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये जो ग्लास है वहां से। ठीक है ना, वाटर को हम रीड कर रहे हैं, तो जहाँ पे ग्लास आएगा वो वहां पे सिस्टम खत्म हो जाएगा, सराउंडिंग शुरू हो जाएगा। तो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम बाउंड्री बोलते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखना बाउंड्री। बाउंड्री लिखना, इट सेपरेट्स system from its surrounding. It separates system from its surrounding. It may be real or imaginary. It may be real or imaginary. Real or imaginary. ब्रैकेट में लिखना, real boundary is represented by continuous line. A real boundary is represented by continuous line, and imaginary boundary is represented by dotted lines. And imaginary boundary is represented by dotted lines. ब्रैकेट बंद कर लो। बाउंड्री में लिखना, it may be moving or fixed. It may be moving or fixed. It may be moving or fixed. बाउंड्री मूव भी कर सकता है और फिक्स भी हो सकता है। तो जैसे ये ग्लास जो है ना, ग्लास में अगर वाटर रखोगे तो ग्लास उसके बाउंड्री की तरह काम करेगा, और यहाँ जो बाउंड्री है ना वो रियल बाउंड्री है। तो रियल बाउंड्री को हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे अगर ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में किसी एक पर्टिकुलर रीजन पे कुछ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे ना एक्चुअली कोई बाउंड्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इमेजनरी बाउंड्री है। जैसे इस जोन पे रीडिंग कर रहे हैं तो इसके आसपास जो बाउंड्री है वो डॉटेड से दिखाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में वह बाउंड्री है नहीं, हम उस पर्टिकुलर रीजन पे रीडिंग ले रहे हैं, तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए एक डॉटेड लाइन से शो करते हैं और उसको बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है, ये फिक्स भी हो सकता है, मूवेबल भी हो सकता है। बाउंड्री में एक चीज एक और लिख लो, थिकनेस ऑफ दिस बाउंड्री, थिकनेस ऑफ द बाउंड्री, thickness of the boundary is considered to be 0. Thickness of the boundary is considered to be 0. Thickness of the boundary is considered to be 0. बाउंड्री का कोई थिकनेस नहीं लेते हैं, नेग्लिजिबल थिकनेस होता है उसका। नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम, कितने टाइप के सिस्टम होते हैं, लेकिन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। नंबर 1, ओपन सिस्टम। नंबर 1 इज ओपन सिस्टम। लिखना, a given system is called open system. A given system is called open system. A given system is called open system if there is both mass and energy, if there is both mass and energy interaction, if there is both mass and energy interaction
between system and surrounding, mass and energy interaction between system and surrounding, अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें से मास फ्लो आउट होकर के या फ्लो इन हो सकता है, या फिर एनर्जी फ्लो आउट हो सकता है या फ्लो इन हो सकता है सिस्टम से सराउंडिंग को या सराउंडिंग से सिस्टम को, ऐसे सिस्टम को ओपन सिस्टम बोलते हैं। नंबर 2, क्लोज्ड सिस्टम। नंबर 2 इज क्लोज्ड सिस्टम। देखना, for this type of system, for this type of system, for this type of system, only energy interaction, only energy interaction, only energy interaction is possible, only energy interaction is possible between system and surrounding, only energy interaction is possible between system and surrounding. There is, full stop देकर के, there is no mass interaction, there is no mass interaction. Third one, isolated system. लास्ट है ये आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में लिखना, in this type of system, in this type of system, in this type of system, neither mass, in this type of system, neither mass interaction or energy interaction, neither mass interaction nor energy interaction, neither mass interaction nor energy interaction is there between system and surrounding. मास और एनर्जी कोई इंटरेक्शन नहीं होगा सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में, ना तो मास बाहर जाएगा और ना ही एनर्जी बाहर जाएगा, और बाहर भी नहीं जाएगा अंदर भी नहीं आएगा। नेक्स्ट हेडिंग, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, लिखना, properties, properties which represent, properties which represent characteristics of a system, properties which represent characteristics of a system, properties which represent characteristics of a system are called, are called, are called thermodynamic properties, are called thermodynamic properties. Example, are called thermodynamic properties. Example, pressure, pressure, temperature, pressure, temperature, density, volume, specific heat, specific heat, heat capacity, specific heat, heat capacity,
इंथैल्पी, इंथैल्पी इंथैल्पी एक्सेट्रा। नेक्स्ट लिखेंगे टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। लिखना there are two types of there are two types of there are two types of thermodynamic properties. Number one, there are two types of thermodynamic properties. Number one, intensive or intrinsic. Intensive or intrinsic properties. Number two, extensive or extrinsic properties. Intensive or intrinsic properties, and number two is extensive or extrinsic properties. Next heading, intensive properties. Next heading है intensive properties. Intensive property में लिखना thermodynamic properties which are independent of thermodynamic properties which are independent of thermodynamic properties which are independent of mass of the system. Thermodynamic properties which are independent of mass of the system are called सर mass of the system. Thermodynamic properties which are independent of mass of the system are called intensive properties, are called intensive properties. Are called intensive properties. Examples: pressure, temperature, density, specific heat, thermal conductivity, etc. जो भी प्रॉपर्टीज मास पे डिपेंड नहीं करती हैं उनको क्या बोलते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये एक सिस्टम है, कुछ प्रेशर है, टेम्परेचर है, इसका डेंसिटी। तो पता कैसे करेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है ये इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है? ठीक है ना,
जो भी सिस्टम है ना इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। ठीक है, सिस्टम को क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो दो पार्ट में अगर डिवाइड कर रहे हो, जैसे यहाँ पे पार्टीशन लगा देंगे। ठीक है, पार्टीशन लगाओगे तो क्या होगा, अगर गैस मॉलिक्यूल्स है कुछ इधर गैस मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो जाएंगे, कुछ इधर गैस मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो जाएंगे। तो अगर इधर वाले गैस मॉलिक्यूल और इधर वाले गैस मॉलिक्यूल को सेपरेट कर दिए तो कौन कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, तो देखो जैसे इधर जो गैसेस थे टोटल मास m था, डिवाइड करोगे मास m/2, m/2। ठीक, यहाँ जो प्रेशर होगा P, इधर जो प्रेशर होगा P। सेपरेशन से प्रेशर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे इसको सेपरेट कर दिए, इधर गैसेस इधर सेपरेट हो गई, इधर की गैसेस इधर सेपरेट हो गई, तो यहाँ का प्रेशर P, यहाँ का प्रेशर P। टेम्परेचर T यहाँ पे था, इधर भी टेम्परेचर T होगा। सेपरेशन लगाने से टेम्परेचर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ डेंसिटी, डेंसिटी भी जो होगा कांस्टेंट, इधर का जितना डेंसिटी होगा इधर का भी डेंसिटी उतना ही होगा। तो ऐसे कोई भी सिस्टम अगर दिया, कोई भी प्रॉपर्टी तुमको दे दिया और प्रॉपर्टी दे दिया, पूछ रहा है किस टाइप का है, एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है, तो क्या करना है, एक बॉक्स बनाना, बॉक्स को दो पार्ट में डिवाइड करना और डिवाइड करके सोचना है कि क्या प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है। जैसे बॉक्स को हाफ में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड करा हाफ हाफ में, तो प्रॉपर्टी अगर हाफ हाफ हो गई तो उस प्रॉपर्टी को हम एक्सटेंसिव बोलेंगे, क्योंकि वो मास पे डिपेंड कर रहा है। हाफ करोगे ना तो मास बढ़ जाएगा, आधा मास दूसरे को मिल जाएगा, आधा मास एक को मिलेगा। तो उसके चलते प्रॉपर्टीज अगर डिपेंड कर रही है उस पे मास पे, तो वैसे को एक्सटेंसिव बोलते हैं। नहीं डिपेंड कर रही है तो इंटेंसिव बोलते हैं। तो एक्सटेंसिव में लिखना थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज which, thermodynamic properties which depends on mass, thermodynamic properties which depends on mass, thermodynamic properties which depends on mass are called extensive properties, are called extensive properties, are called extensive properties. एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में लिखो वॉल्यूम, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, इंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी एक्सेट्रा। समझते हैं वॉल्यूम, अब वॉल्यूम दिया हुआ है तो पता करना है कि एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है। तो अगेन क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, इस बॉक्स का प्रेशर E, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T। तो जैसे इस बॉक्स को बॉक्स का पार्टीशन करोगे, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, तो इस बॉक्स के जी वॉल्यूम होगी इधर, इस साइड जो आ रहा है, इस साइड जो पोर्शन है उसकी वॉल्यूम कितनी होगी V/2, और इधर जो पोर्शन आ रहा है उसका वॉल्यूम कितना होगा V/2। यानी जैसे ही पार्टीशन करा ना तो इधर का मास m/2 हो गया और इधर का मास m/2 हो गया। उसके चलते जो वॉल्यूम है ना, पार्टीशन के चलते वॉल्यूम भी कितना हो गया, आधा हो गया, इधर का वॉल्यूम आधा हो गया। आ रही बात समझ पे। तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। सिमिलर केस होता है इंटरनल एनर्जी के साथ। जैसे इंटरनल एनर्जी है, पार्टीशन करोगे तो कुछ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इधर आ जाएंगे, जैसे मान लो इधर N1 आ गया और इधर N2 आ गया, नंबर ऑफ मोल्स N1 इधर N2 इधर। अब इस पोर्शन का क्या करोगे, इंटरनल एनर्जी निकालोगे। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला बता देंगे बाद में, मतलब इसका डिराइव करेंगे जब केटीजी पढ़ेंगे। तो इंटरनल एनर्जी जो होता है वो होता है N1 CVT, CV के बारे में बताएंगे, इंटरनल एनर्जी ये। और या फिर इधर का देखोगे तो Q2 विल बी N2 CVT। टेम्परेचर तो चेंज हो नहीं रहा है, टेम्परेचर इधर का भी उतना ही रहेगा, इधर का भी उतना ही रहेगा, पार्टीशन से टेम्परेचर चेंज नहीं होता। लेकिन इंटरनल एनर्जी जो है
वो नंबर ऑफ मोल्स से डिपेंड कर रहा है। नंबर ऑफ मोल्स मतलब मास पे डिपेंड कर रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर U1 आएगा और इधर की एनर्जी जो होगी वो U2 आएगी। तो यानी पार्टीशन से इंटरनल एनर्जी पे फर्क पड़ रहा है, तो इसलिए इंटरनल एनर्जी कैसा कैसा प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो जो भी ये है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का उसको याद कर लेना, क्योंकि पूछता है कभी कभी, डायरेक्ट ऑप्शन दे देगा कि इनमें कौन सा एक्सटेंसिव है कौन सा इंटेंसिव है, टिक करने के लिए। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. थैंक यू सर।